है एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हमने स्टार्ट किया है बिहार दरोगा घटना चक्र स्पेशल। जो बिहार दरोगा का ये बुक घटना चक्र निकाला है, उस बुक से हमने स्टार्ट करा है। कल हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम एक्सटेंड कर रहे हैं और इसमें एक और टॉपिक आज हम ऐड ऑन कर रहे हैं, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एक और टॉपिक आज हम पिक आउट करेंगे, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये जो है आज का है टॉपिक नंबर 2, यानी कि वीडियो नंबर 2। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीतियां हम देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वो उस नीतियों किस गवर्नर जनरल ने लाया था ये पूछा जाता है। तो उस नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग लाया था 1772 में। क्या लाया था? तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत इसने ही करा था। वॉरेन हेस्टिंग ने, ध्यान रखें, ईयर 1772। ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1773 में स्थायी बंदोबस्त इसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। उसके बाद आया लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि ये लेके आया। देखिए यहाँ जो है ना, ईयर्स भी देखिए सारे सीरियल वाइज है, बिल्कुल कौन सा पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो बिल्कुल याद करने में आपको आसानी होगी। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाए या फिर आप नोट डाउन करें। ठीक है। विलियम बेंटिक नेक्स्ट आया। ये 1829 में सती प्रथा पर रोक इसी ने लगाई थी। ठीक है। विलियम बेंटिक, ये बहुत बार ये तो पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो इसको वीवीआईएफ कर लें तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी आया 1856 में। ये क्या किया? राज हड़प नीति इसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसने राज हड़प नीति इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद आया लॉर्ड रिपन। ठीक है। 1882 में ये क्या किया? तो ये स्थानीय स्वशासन को इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद आया लॉर्ड डफरिन। 1885 में इसने कांग्रेस की स्थापना की। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन आया, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ या किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, तो 1857 क्रांति के भारतीय सेनापतियों के बारे में हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एरिया से कौन से जो सेनापति 1857 क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम में बहुत आता है। और सबसे ज़्यादा जो थे इसमें वो यूपी से थे। तो यूपी वाले बच्चे जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, वो ध्यान से देखें, और बिहार वाले तो और भी देखें, क्योंकि अगर वो यूपी में जाके एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। देखिए जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति में। कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या तोपे, ये दोनों संयुक्त रूप से ये दोनों कर रहे थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड, यहाँ पे ये जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड, दिल्ली से ये नेतृत्व कर था 1857 क्रांति में। उसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे लियाकत अली जो है इलाहाबाद से ये नेतृत्व कर रहे थे। बरेली से जो है देखिए खान बहादुर खान, ये बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। कौन? खान बहादुर खान। राइट। चलिए देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। सर जेम्स आउट्रम ने, ये पूछा जाता है कि 1857 जो क्रांति है इसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने ये वक्तव्य दिया, किसका ये कथन है? तो सर जेम्स आउट्रम का। ठीक है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है। वी.डी. सावरकर ने ये कहा था कि ये पहले से भाई प्री प्लान्ड ये जो है सो 1857 का ये था रिवॉल्ट था, ये संग्राम था जो कि पहले से प्री प्लान किया गया था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि SS सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 यानी कि 1957 में ये प्रकाशित उन्होंने करा था अपने बुक 1857 को। इसमें जो है इन्होंने ही सारा जो मतलब 1857 का जो स्टोरी है, जो वक्तव्य है, इन्होंने ही लिखा है। और ये देखिए समझने वाली बात है कि ये सरकारी इतिहासकार है। ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 का जो सारा वक्तव्य लिखा किसने लिखा था और कौन सरकारी इतिहासकार था, तो SS सेन थे यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है। चलिए सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाबे बगावत ए हिंद 1859 में आई। ठीक है। जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा किसमें की गई थी? सर सैयद अहमद खान की किताब असबाब बगावत ए हिंद की, जो 1859 में आई, 1857 की क्रांति यानी 2 साल बाद, उसी में इसके सारे रीजंस की चर्चा की गई थी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। ठीक है। सबसे
पूर्ण परिणाम, मतलब कि 1857 रिवॉल्ट के बाद ही तो 1858 में जो है सो महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश कंपनी से सारा शासन बागडोर छीन लिया और अपने हाथ में फिर ले लिया, और फिर लंदन से वहां से सब चीज ऑपरेट होने लगा, राइट। देखिए ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1857 को किया था इलाहाबाद में दरबार लगा था, उसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषित किया गया था कि भाई अब जो है इंडिया की बागडोर अब कंपनी के हाथ से निकल गई है और अब क्राउन के हाथों में चली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच में ये हुआ था, ठीक इसके बाद ही हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था नील विद्रोह। अब देखते हैं सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, तथा पावना उपद्रव, ठीक है, ये 1873 से 76 में हुआ था। देखिए ये जो है ये 3 जो विद्रोह है ये एकदम नोट डाउन कर लें, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह, ठीक है, ये पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल 1855 से 56 और पावना 1873 से 76, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि नील दर्पण में किसके वक्तव्यों को मतलब उजागर किया गया, तो यही नील बगान मालिकों के अत्याचारों को इसमें बिल्कुल क्लीन तरीके से बिल्कुल बताया गया कि वहां पे एक्चुअली वो लोग क्या अत्याचार करते हैं सारे किसानों पे। वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, और ये प्रसिद्ध कृति जो है इन्होंने आनंद मठ से इन्होंने उठाया है, ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, इस उपन्यास का कथन क्या था? सन्यासी विद्रोह पर यह उपन्यास आधारित था, ठीक है। और देखिए फिर से क्या है, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन जो ये हुआ था इसका शुरुआत 1840 में भगत जवाहरलाल मल द्वारा ये करा गया था, जिसका मुख्यतः जो है इनको मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। किसको? भगत जवाहर मल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनका जो उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इसे धर्म को शुद्ध करना था, ठीक है, भगत हजरत महल का। नेक्स्ट देखते हैं, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल के करमशाह ने चलाया था, ठीक है, उत्तरी बंगाल में करमशाह ने चलाया था पागलपंथी, ठीक है, ये धर्म। अब देखिए नेक्स्ट है, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सिरायतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? तो फराजी लोग, है ना। नेक्स्ट है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे विस्तृत स्वतंत्र थे, ठीक है। इन्होंने 1837 में से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही तगड़ा विद्रोह इन्होंने किया था, ठीक है, खोंद जनजातियों ने। ध्यान रखें इस बात का, ये पूछा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया 1831-32 में बुद्धो भगत ने किया था, ठीक है, ये पूछा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत या बुद्धो भगत, जो भी हो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ जो पॉइंट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगीनाडीह तालुके में विद्रोह किया था, 1855 में संथालों ने, ठीक है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित रंपा पहाड़ी के क्षेत्र में ये हुआ था, ठीक। चलिए, आदिवासियों का यह विद्रोह जो था, रंपा विद्रोह, यह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था, ठीक है। आदिवासियों ने यह विद्रोह किया था, रंपा विद्रोह, ठीक है, रंपा विद्रोह आदिवासियों ने किया था। और किसके विद्रोह किया था? साहूकार सेठों लोग के विद्रोह में किया था, और वन कानूनों के विद्रोह में किया था। वन कानून में जो ये था अंग्रेजों ने निकाला था, इसमें यह था कि मतलब आप बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए आप वन में जाके कोई भी लकड़ियां चुन नहीं सकते हैं, पेड़ या कुछ डालियां काट नहीं सकते। और पहले जो था, पहले तो गैस था नहीं, पहले तो क्या था, मतलब आप गोबर के उपले बनाओ, उसको सुखाओ, उससे या तो चूल्हा जलाओ, और मेन जो फ्यूल यानी मेन जो ईंधन का जो साधन था जो औरतें यूज करती थी खाना बनाने में, वो क्या था? तो सूखी लकड़ियां थी। तो इसी की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे हंगामा हुआ था, क्योंकि वन जाना है तो पहले टैक्स दीजिए और फिर जाके आप वहां से लीजिए, और उसमें भी चेक होता था भाई आपने क्या क्या उठाया। तो ये सारी चीजें थी, इस वजह से ही ज्यादा और भी ज्यादा उपद्रव यहाँ हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट है, मुंडा आदिवासी का विद्रोह जो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किस नेक्स्ट टॉपिक और बैठते हैं।
1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने, ठीक है, जिसने मुंडा आदिवासियों का विद्रोह में इसने जो नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उल्गुनान यानी कि महान हलचल, ठीक है, महान हलचल और उनके विद्रोहियों को उलगुलन यानी कि महाविद्रोही के नाम से जाना गया, ठीक है। ये वहाँ की जो है आदिवासी लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए ठक्कर बप्पा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दे इधर। ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। किसने? ठक्कर बप्पा ने। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, कि आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा ने किया था, ठीक। चलिए, हौज हो विद्रोह ये जो है 1820 से 21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र कौन था? बिहार का संताल परगना था। हौज हो विद्रोह ये हुआ था बिहार के संथाल में, ठीक है। ये ध्यान रखें, वीवीआई यही है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड चीजें हैं तो ये आएगा ही आएगा। हौज हो विद्रोह 1820 से 21 में, जिसका केंद्र क्या था? बिहार का संथाल परगना। अब देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन, ये भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। कब? 1874 ईस्वी, भागीरथी माझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं मोपला विद्रोह, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में ये हुआ था, और अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता गोमधर कुंवर थे, ठीक है। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन, इसका स्टार्ट जो ये हुआ था, ये उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सामने है कुकी विद्रोह। देखिए कुकी विद्रोह ये हुआ था 1717 से 19 में। कहाँ हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, ध्यान रखें। फिर आता है कुका विद्रोह। दो विद्रोह है, कुकी और कुका, कंफ्यूजन होना। कुकी होना हुआ है मणिपुर त्रिपुरा में, कुका हुआ 1840 से 72 में पंजाब में, ठीक। नेक्स्ट है पावना विद्रोह, ये 1873 से 76 में बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। अब देखिए कौन ऐसे पहले जनजाति जो आदिवासी जनजाति के जो नेता थे, जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए थे, तो वो थे पहले जोडानाग, ठीक है। जोडानाग बोल रहे हैं, जोडानाग बोल रहे हैं, ये जो है मणिपुर से रिलेटेड थे और ये नागा जनजाति के थे। तो यही ऐसे अग्रणी जो है नागा जनजाति से अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। 1781 में वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। सबसे पहला मदरसा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रमुख थे, या मौलवी जो भी बोल सकते हैं, नाजिन जिनको बोला जाता है, मौलवी मुइज उद्दीन थे, ठीक है। और इस मदरसे में क्या पढ़ाई होती थी? तो फारसी होती थी, अरबी होती थी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट यानी जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, है ना, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। कहाँ की? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की। चलिए अब यहाँ से देखिए भारतीय संविधान हमारा स्टार्ट होता है, तो अब आप लोग ध्यान दें। तो भारतीय संविधान सभा हम आज हमारा पहला टॉपिक है। इसमें देखिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब? 24 मार्च 1946 को। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। इसमें देखें, इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था, ठीक है। और इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचित की जाने की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, कि प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, संविधान सभा के प्रथम बैठक के समय। अब देखिए नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, है ना, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब देखिए बेनिगल नरसिंह राव यानी कि BN राव, ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। अब है कि भाई संविधान सभा बन गया, वहाँ सभी मेंबर्स भी आ गए, लेकिन कोई तो ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो यहाँ पे सबको बताएगा कि हाँ भाई आप इसमें ये कमी है, ये नहीं है, आप इसको ऐड ऑन करो, ये सब्सट्रैक्ट करो, इसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। तो उसके लिए BN राव को नियुक्त किया गया था, जो संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अब देखिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित
किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत बारी डेट पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध को भी यहाँ पे लागू कर दिया गया, इसी डेट को। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारा जो संविधान है ये कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन इसको बन के तैयार होने में लगे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया सारे सदस्यों का। ठीक है, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित जो है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था। ठीक है, कब? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ये भी थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बी आर अम्बेडकर नहीं मानना। बी आर अम्बेडकर बहुत बच्चे मानते हैं, तो ध्यान रखें अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे, है ना। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है सीधा सीधा, तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को लगाना है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसमें तो 15 महिलाएं थी। बहुत बार पूछा जाता है। और टोटल सदस्यों की संख्या आपको यहाँ कमेंट करके बताना भी। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को पता है कि टोटल सदस्य उस समय जो है भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य उस समय थे स्टार्टिंग में। चलिए अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की हम बात करेंगे जो कि वीवीआई है, बिल्कुल ही यहाँ पे ध्यान दें आप लोग। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध, ये सारे ब्रिटेन से लिया गया है। ये जितना भी पॉइंट है सारा का सारा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, बात अगर की जाए तो सब ब्रिटेन से लिया गया। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लें और जरूर से जरूर ध्यान में इसको रखें। अमेरिका से क्या लिया गया? देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है, न्याय की स्वतंत्रता ली गई, मूल अधिकार लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि नियुक्ति वगैरह हटाना, राष्ट्रपति में महाभियोग यहीं से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से ही इसको उठाया गया है। नेक्स्ट है, देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं, तो ये आयरलैंड से ही लिया गया। और बहुत बार पूछा क्या जाता है तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा जाता है, तो बिल्कुल ही ध्यान में रखें आयरलैंड से ही लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन, ये कनाडा से ही लिया गया है। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई, ये सारे कनाडा से ही यहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, बाकी ये सब देख सकते हैं। देखिए जब जापान से क्या लिया गया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान के जो है भारत के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था यहाँ से ली गई है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब देखिए मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, आई मीन कर्तव्य यहाँ ड्यूटी है। ठीक है, कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज यानी प्रस्तावना के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्श को सोवियत संघ यानी कि रसिया से लिया गया। ध्यान रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान में किस किस और दूसरे संविधान के जो है और भी चीजें झलकती हैं, तो यहाँ हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट है अंतरिम मंत्रिमंडल, इसमें कौन किस मतलब मंत्रिमंडल में कौन से कौन अध्यक्ष थे यहाँ पे हैं हमें देखना है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। जवाहरलाल नेहरू, इनके अंडर में क्या था? तो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, और विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, गृह सूचना तथा प्रसारण, गृह सूचना नहीं, विदेशी मंडल और राष्ट्रमंडल, ये सारे जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ये थे। वल्लभ भाई पटेल, ये गृह सूचना तथा प्रसारण के अंतर्गत, इनके अंतर्गत था ये दोनों विभाग। ठीक है, बलदेव सिंह, इनके अंतर्गत था रक्षा विभाग। ये ध्यान रखें बलदेव सिंह, ये नाम इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था। नेक्स्ट है देखिए आसिफ अली, आसिफ अली के अंतर्गत में क्या था? तो रेलवे था और परिवहन एवं डाक एवं वायु था। ठीक है,
रेलवे एवं परिवहन, डाक एवं वायु, ये आसिफ अली के अंतर्गत था। जगजीवन राम के अंतर्गत क्या था? श्रम था। ठीक, जगजीवन राम के अंतर्गत श्रम। लियाकत अली खान के अंतर्गत क्या था? वित्त था। जोगेंद्र नाथ मंडल इनके अंतर्गत विधि था। और सी राजगोपालाचारी इनके अंतर्गत शिक्षा था। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो कृषि एवं खाद इनके अंतर्गत, फिर से कृषि और खाद इनके अंतर्गत में था। ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फटाफट से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी भी हमने ऊपर पढ़ा। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। ठीक है, कब लिया था? 2 दिसंबर 1946 को अंतिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ है, बहुत पूछा जाता है। तो अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केशव नंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो केशवानंद भारती का जो वाद, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसी से प्रेरित होके, इसी के बाद जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पे भारतीय जो हमारा संविधान, इसका आधारभूत का ढांचा इन्होंने प्रतिपादित किया था। संप्रभुता, संपन्नता, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मक। ठीक है, ये जो है इसी को प्रतिपादित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखें। ये सारी जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान उल्लेखित है, ठीक है, लेकिन लिखित नहीं है। भारत का जो संविधान ये लिखित है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। कौन सा था? तो 1956 में। ठीक है, राज्यों में पुनर्गठन के आधार पर इसका दोबारा से नियोजन किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतांत्रिक स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीतिगत सिद्धांतों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना जाता है। ये ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंट है। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को आपस में ट्यूनिंग बना के चलना होगा। यहाँ कोई किसी का एजेंट और कोई किसी के नीचे अंडर में काम, वो वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में आत्म अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखें। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्रों के मध्य बीच जो है सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। तो भारत एक संघ है राज्यों का, ध्यान रखें। सार्वजनिक हित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल जिसको बोला जाता है, इसकी संकल्पना यानी कि शुरुआत कब हुआ था? तो यूएसए में ये हुई थी, पीआईएल की शुरुआत, सार्वजनिक हित याचिका यानी पीआईएल। ठीक है, भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल है जो अधिग्रहित हो सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रहित भारत जो है अपने कब्जे में ले सकता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल जो है अभी करंट में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गई है। अभी यहाँ करंट सिनारियो की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारा एपिसोड नंबर 2 घटना चक्र बुक से, जो कि बिहार स्पेशल का है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने अटेंडेंस को जरूर दर्ज करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।